आज की वीडियो हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इस वाले वर्ड पर ध्यान दे देना। वो था रिफ्लेक्शन, इधर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कोई बताएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता था? उसका बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कब होता था? जैसे मान लो कि कोई लाइट है किसी सोर्स से निकली, ठीक है, अब मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट की तरफ लाइट आ रही है तो क्या उसको पता वो किस ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाली है? नहीं पता। तुम्हें पता ऑब्जेक्ट तीन तरीके के होते हैं, शायद पढ़े हो छोटी क्लास में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ठीक है, अब होता क्या है, जो रिफ्लेक्शन होता है, अगर ये मान लो कोई वॉल है, अगर मान लो कोई वॉल है तो ठीक है, यहाँ से लाइट आएगी और बाउंस बैक कर जाएगी, जिससे कि हमने बोलते थे रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मान लो ये कोई भी मान लो लेंस की तरह है, कोई एक शीशे का गेट है, ठीक है, तो क्या होगा? लाइट बाहर जा सकती है, लाइट बाहर जा सकती है। तो फर्क इतना है, ये पहले एक ओपेक बॉडी थी, ओपेक ऑब्जेक्ट था, यानी वॉल थी, तो सारी की सारी लाइट आई और टकरा के चली गई। इस बार क्या होगा कि लाइट आएगी और इसके अंदर होते हुए कहीं निकल सकती है बाहर की तरफ। तो दोनों में पहले फर्क समझ आया कि क्या हो रहा है रे ऑफ लाइट आने में। तो जो ये फिनोमेना आता है जिसमें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता था, जो फिनोमेना था जिसमें बाउंस बैक ऑफ लाइट होता है, बोलते थे रिफ्लेक्शन, और जिसमें कि लाइट अंदर चली जाती है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। पॉइंट समझ आया? तो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन होता क्या, वो समझाता हूं लाइट का। अब ऐसे कह सकता हूं, एक बात बताओ, ये एक मीडियम है बाहर, मान लो ये एयर है, और मैंने इसे बताया ये ग्लास है, तो ये मीडियम 2 हो गया, ये मीडियम 1 हो गया। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम मतलब एयर से ग्लास में जा रही है, तो अपने पास से डेविएट हो जाती है, अपने पास से, उसमें क्या होता था, बाउंस बैक करती थी। तो क्या कहानी है कि जब भी रे ऑफ लाइट अपने पास से क्या हो जाए, डेविएट हो जाए। डेविएट होने का मतलब है सीधी जा रही है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, डेविएट हो जाए, इस फिनोमेनन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो जैसे कि आप ध्यान से समझना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। मान लो कि ये एक बाउंड्री है जो कि एक 2 मीडियम बना रही है, इसके नीचे मान लो कुछ भी हो सकता है, एयर मान लो, ग्लास मान लो, वाटर मान लो। बाहर मैंने मान लिया एयर है, इधर मैंने मान लिया वाटर है। अब हुआ क्या, जब भी रे ऑफ लाइट आएगी, अगर ये वाटर नहीं होता, कोई वॉल होती, तो रे ऑफ लाइट क्या कर जाती है, पूरी पूरी बाउंस बैक कर जाती। तो मान लो रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, ठीक है, ध्यान से समझना। जब ये रे ऑफ लाइट एयर में चल रही है तो अपने पास से डेविएट तो होगी नहीं, एक ही मीडियम में चल रही है, एयर में। होगा क्या कि इस पॉइंट पे आके इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, क्योंकि भाई सीधे जा रही है, सीधी जाओ, लेकिन क्या करेगी, अपने पास से डेविएट होगी, यानी या तो इधर जाएगी, या इधर जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। तो जो ये डेविएशन हुआ, जो ये इसी फिनोमेनन को क्या बोला गया, रिफ्रैक्शन बोला गया। बिल्कुल क्लियर है? अब बात आती है कि डेविएट होगी किधर। ये क्वेश्चन नॉर्मल है कि भाई डेविएट इधर होगी या डेविएट इधर होगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी रिफ्रैक्शन समझ आ गया। रिफ्रैक्शन के बारे में एक और पॉइंट याद रखना, रिफ्रैक्शन मतलब बाउंड्री पे होता है 2 मीडियम की। रिफ्रैक्शन जो होता है वो कहां पर होता है, मीडियम की 2 बाउंड्री। देखो जैसे कि एक मीडियम ये, एक मीडियम ये बाउंड्री है, क्योंकि इसके नीचे वाटर है, इसके ऊपर एयर है, तो जो भी होना है वो इस पॉइंट पे होगा। क्योंकि देखो यहाँ तक स्टेट है, एक बार डेविएट होने का ये भी स्टेट ही है, तो जो कुछ हुआ वो बाउंड्री पे हुआ। तो रिफ्रैक्शन कहाँ टेक प्लेस करता है, बाउंड्री ऑफ 2 मीडियम, बाउंड्री ऑफ 2 मीडियम। तो क्लियर हो गया रिफ्रैक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन कहाँ पर टेक प्लेस करता है। कोई डाउट? लेकिन बस मन में एक ही सवाल है कि हमें ये तो पता चल गया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन पाथ। क्या होता है, चेंज इन पाथ है, डेविएशन इन पाथ। बट डेविएट किधर होगी, इधर या इधर, इसके लिए हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? अब वहां हमने क्या पढ़ा था, वहां पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम यहाँ पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बात आती है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या। ठीक है, ठीक है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल इन द सेम प्लेन। वही सेम लॉ पहला वाला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वहां पे होता था रिफ्लेक्टेड। ये वर्ड थोड़ा याद रखना, रिफ्रैक्टेड, वहां होता था रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब नॉर्मल क्या करते हैं, इंसिडेंट रे ये है, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल हम कैसे बनाते थे, जो प्लेन होता था वहां पे भी फंडा था,
ये अपन की क्या हो जाएगी, कहाँ बनी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बता रहा हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर, ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है कि जो ये बनाया गया बोर्ड पर बनाया गया है, तो सारी की सारी रे बोर्ड पर ही, ऐसा नहीं है इंसिडेंट रे ऐसे आई और रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकल गई, एक ही प्लेन पे होगा। अगर इधर हो रहा होगा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड है तो इसी प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, इस प्लेन पर है तो इसी प्लेन पे होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि सेम प्लेन का मीनिंग क्या होता है, सेम प्लेन का मीनिंग होता है कि अगर ये बोर्ड पर इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड पर ही है, नॉर्मल भी बोर्ड पर ही, बाहर की तरफ कुछ नहीं है, अदर प्लेन में नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, क्लियर है? फर्स्ट लॉ समझ आ गया, फर्स्ट लॉ तो सिंपल है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, नहीं वहां पर था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल, देखो यहाँ एंगल तो वैसे भी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि डेविएट हो रही है। ठीक है, एंगल इक्वल नहीं होंगे। अब तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, पहले ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हुई है तो अभी जो मैं बात बोलूंगा वो तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। बस उससे पहले कुछ बता देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल जहां भी बनता है वहां पर एंगल और साइड के बीच में रिलेशन बताए जाते हैं। क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल जब होता है तो किस किस के बीच में रिलेशन बताया जाता है, एंगल और साइड। ये बताए जाते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स की हेल्प से। जैसे मान लो मैंने बोला साइन थीटा, क्या बोला, थीटा, या थीटा क्या होता है, एंगल। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बोलता है पी अपॉन एच, मान लो कुछ भी, और पी और एच यहाँ होती है साइड। तुम्हें अभी बस मोटा मोटा इतना याद रखना है कि जो साइन वगैरह होती है ये रिलेशन बताते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और साइड के बीच में, बस एंगल और क्लियर है। साइन क्या है, एक टर्म का नाम है, साइन क्या है, एक, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल, ये सब क्या सामने लिखा है, साइड्स। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, पर मेरे को इतना सारा ना समझाना है ना यूज करना है, मुझे साइन यूज करना है। क्लियर हो गया, साइन थीटा क्या है। अब यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही रहा है, 90 डिग्री का है ये, तो यहाँ पे कुछ मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसे याद रखना, साइन कॉस समझ आ गया टर्म है, थीटा क्या है, एंगल है। क्लियर है यहाँ तक। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कहता है कि जो साइन आई होता है, क्या होता है, इसे पढ़ते कहते पहले बता देता हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये आई, तो अभी मैं मान लेता हूँ कि डेविएट इस तरफ हो गया तो आर ये होगा। ठीक है, डेविएट इस तरफ हो गया तो जो साइन आई मैंने बोला इसका मीनिंग है एंगल आई का साइन, एंगल, तो बोलेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी कुछ वैल्यू होगी। अब वो डिपेंड करती है आई पे। साइन 30 की कुछ वैल्यू होती है तो मैं लर्न कराई जाएंगी, साइन 45 की वैल्यू होती है तो तुम्हें लर्न कराई जाएंगी। डिपेंड करेगा कि एंगल 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। क्लियर हुआ साइन आई का मीनिंग। अब मैंने बोला साइन आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 30 डिग्री तो वो साइन 30, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 40 डिग्री वो साइन 40। अब तुम कहोगे साइन 40 की वैल्यू क्या होती है, वो तुम्हें याद कराई जाएगी, बाद में समझाया जाएगा, तो अभी इतना डिटेल में अपन को नहीं जाना। तो साइन आई बाई साइन आर कॉन्स्टेंट होता है, क्या बोला, कॉन्स्टेंट होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। यानी जितना आई चेंज होगा तो आर चेंज तो होगा पर इक्वल अमाउंट में कुछ नहीं होगा। इनके साइन की जो वैल्यू आएंगी वो हमेशा क्या रहने वाली है, रेशियो में कांस्टेंट है। इसका न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा यूज नहीं है अपने में। ठीक है, तो सिर्फ ये सेकंड लॉ ही याद रखना है, इसका न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। क्लियर है, एक तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल आएंगे वो मैं समझा दूंगा जिसमें तुम्हें वैल्यू दी होगी साइन 30 की, साइन 45 की, इन सबकी। पॉइंट क्लियर है। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे याद रखना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसकी साइन वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसकी साइन वैल्यू, इसका रेशियो किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन वैल्यू से कांस्टेंट रहता है। ऐसे रेशियो तो पढ़ेंगे। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है। सेकेंड लॉ में जो एंगल हैं इनके बारे में कुछ नहीं बोला, इनके एंगल की साइन की वैल्यू बोला। जैसे मान लो ये एंगल होता है 30 डिग्री मान लिया, और ये एंगल है 20 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री है 20। तो इनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने कहा 30 हो कुछ भी हो, इसकी साइन की वैल्यू निकालो, यानी किसकी निकालो,
साइन 30 कुछ वैल्यू आएगी। फिर कहते हैं जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसलिए साइन की वैल्यू निकालो, यानी कि साइन 20 की वैल्यू निकालो। अब तुम्हारा नेक्स्ट सवाल होगा इनकी वैल्यू हम कैसे निकालें, तो तुम्हें दी जाएंगी। ये वाला डाउट क्लियर हो गया, साइन 30 की वैल्यू तुम्हें दी जाएगी, साइन 20 की वैल्यू तुम्हें दी जाएगी, कोई दिक्कत। इनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा जब डिवाइड करोगे, क्या होगा कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, मान लो ये कैसे भी 30 से हो गया 50, क्या हो गया 30 से, इसको इतना चेंज होना पड़ेगा कि फिर से रेशियो कांस्टेंट करें। अब कितना चेंज होगा वो हम अभी इस लेवल पर नहीं बता पाएंगे, बस कहानी इतनी है, अगर ये 50 हो गया 30 से, तो इसको इतना चेंज होना पड़ेगा कि डिवाइड करने पर वही पहले वाली वैल्यू आए। अब वो हम अभी डिसाइड इस लेवल में बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे कि कितना एंगल रखें जिससे कि हमारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। पर एक चीज क्लियर है, अगर एयर से वाटर में कभी भी रेज आ रही है, एयर से वाटर में कभी भी रेज, इनकी वैल्यू का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। साइन कितने भी एंगल पे गिरा लो, साइन है भी साइन आर कांस्टेंट रहता है। ये था सेकंड लॉ, क्लियर है। जरूरी है सिर्फ वाटर पे वो किसी पे हो, ग्लास में हो, फिर उसके लिए हो जाएगा एयर टू वाटर हो, एयर टू ग्लास हो, वाटर टू ग्लास हो, एयर टू वाटर, हाँ अपने अपने मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है। तो अब बात आती है डेविएशन वाली, जो तुमने बोला कि मान लो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे मान लो एयर है, रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, ठीक है, तो जाना था इसको, पर इधर डेविएट करेगी, इधर बनाते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। डेविएट होने के दो ही चांस है, या तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो या इधर शिफ्ट हो। इससे पहले एक टर्म सिखाने जा रहा हूं, इन दो नाम सुने तुमने, रेयरर और एक डेंसर, क्या नाम सुने पहले कभी, रेयरर और डेंसर। देखो रेयरर और डेंसर क्या होता है, डेंसर तो तुम्हें बहुत सुना होगा, डेंसर वर्ड होता है डेंस, डेंस यानी कि जहां पर जगह कम हो, अंदर पार्टिकल ज्यादा हो, ये तो कहीं वर्ड यूज करते हैं, बहुत डेंस जगह है ये, ठीक है, यानी कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर, उसके अंदर का गिवन मास ज्यादा हो, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो, जो भी हो वट एवर, किसी भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम में वो चीज ज्यादा, तो हम कहेंगे ये बहुत ही डेंस है, ठीक है। रेयर का मीनिंग जस्ट इसका अपोजिट है कि आपके फ्री स्पेस जितना ज्यादा हो, आपके गिवन वॉल्यूम में, जैसे मैं इसी रूम की बात करूं, इस रूम में मैं 20 बच्चों को डाल दूं, 30 बच्चों को डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत डेंस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ही बच्चे बैठे हो तो रेयरर रहेगा, क्लियर है। दूसरी बात, रेयरर और डेंसर कोई फिक्स्ड नहीं होता, ये कंपेयर होके बताया जाता है। जैसे तुम कहते हो ना, कहीं तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तुम दूसरी जगह वहां उससे खतरनाक वाला, तुमको इससे अच्छा तो वहीं थे, इससे अच्छा तो वहीं थे, क्यों बोला तुमने, क्योंकि अब इसके कंपेरिजन में भाई रेयरर वही था, तुम वहां से भगे थे इसलिए क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस है, और आगे जाके तुम और डेंस मिल गया, तो तुम्हारे लिए जो डेंस था वो क्या बन गया, रेयरर बन गया। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि कोई भी चीज को ना हम रेयरर कहेंगे ना डेंसर, कब कहेंगे, जब दो के बीच में कंपेरिजन। जैसे मान लो एयर और वाटर को उठा लिया, इसको ले लिया, तो हमें पता है कि भाई एयर और वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा पास होते हैं, तो हम कहेंगे वाटर डेंसर, एयर रेयर। लेकिन अब मान लो वाटर के साथ एक और आगे हनी आ गया, तो अब तुम्हारे लिए वाटर डेंसर नहीं रहा, अब तुम्हारे लिए वाटर रेयरर, हनी डेंस। तो ये वाला टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि किसी भी चीज को एज इट इज नहीं बोल देना, नहीं वाटर रेयरर है तो रेयरर ही रहेगा, इट डिपेंड कि उसका कंपेरिजन किसके साथ हो रहा है। हनी भी हो सकता है रेयरर बन जाए, इससे भी ज्यादा कोई डेंस हो, बहुत ज्यादा नहीं, वो तब भी इससे रेयरर ही होगी हनी, ठीक है। तो ये वाली चीज क्लियर होगी ना कि रेयर और डेंसर क्या होता है, कंपेरेटिवली टर्म्स होते हैं, यानी कंपेयर करने के बाद डिसाइड होते हैं, क्लियर। तो अभी हम फिलहाल कंपेयर कर सकते हैं, हमें 2 मीडियम बताया आपने, एक एयर एक वाटर, तो रेयर और मीडियम क्या होगा आप बता सकते हो, एयर, वाटर क्या होगा, डेंसर, क्लियर है। तो एयर टू वाटर, ठीक है, तो रेयर टू डेंसर हो गया। तो अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा डेविएशन इधर होगा या इधर होगा। तो याद रखना, जब भी रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर आए, जब भी रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर आए, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, टूवर्ड्स द, तो अब देखो रेयर टू कहाँ जाएगी, नॉर्मल की तरफ, तो इधर तो जाने का चांस हट गया, नॉर्मल की साइड जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब टूवर्ड्स द नॉर्मल का मीनिंग इसके इधर ही होता है, लेफ्ट की,
जब भी रे ऑफ लाइट किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो रे ऑफ लाइट होती है उसे डेविएट होना होता है। तो डेविएट होने के बाद में दो चांस थे, या तो इधर जाए या इधर जाए। तो मैंने बताया जब भी रेयर टू डेंसर जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो यानी अब ये वाला पाथ डाउट में नहीं रहेगा कि ये हो सकता। अब क्या होगा, ये होगा। क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मान लो ऊपर अपन का डेंसर मीडियम है और नीचे अपन का रेयर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, यहाँ पे नॉर्मल, इसे जाना तो स्ट्रेट था लेकिन ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दो केसेस हो गए, ठीक है। जब अपन की रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हमें मीडियम नहीं पता होंगे। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है। एक और तरीके से तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो अगर तुम्हें रेयर डेंसर ना पता चले, ठीक है। ये नॉर्मल मेथड है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को देख के अगर जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है कंपैरिजन में, अगर कम स्पीड ऑफ लाइट वाले मीडियम में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। यानी एयर में स्पीड होती है ज्यादा, एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होती है कम। तो जब भी स्पीड ऑफ लाइट कम होती है तो वो अपने आप को टुवर्ड्स द नॉर्मल करता है। तो दूसरा तरीका ये होगा, हाँ, एयर होगी तो सबसे तेज होगी, वैक्यूम में सबसे तेज वैक्यूम में होगी स्पीड ऑफ लाइट स्पेस में, ठीक है। तो समझ आ गया। एक तो तुम्हें रियल डेंसर पता चल जाए, दूसरा का रियल डेंसर ना भी दिया हो, बस तुमसे इतना बोल दिया जाए कि भाई देखो मीडियम 1 है, क्या बोल दिया जाए, एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, और ये नहीं पता ना रियल है या डेंसर है। लेकिन मैंने एक इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दी कि मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कम है इन कंपेरेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो तुम क्या कर सकते हो, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और तुम्हें पता चल जाएगा कि स्पीड मीडियम 2 में ज्यादा है मीडियम 1 से अवे फ्रॉम। तो एक और तरीका मैंने बता दिया, ऐसा कोई टेस्ट चाहिए कोई तरीका नहीं है, बस एक रिलेशन था जो मैंने बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प से भी हम बता पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें रेयर डेंसर या मीडियम नहीं पता एग्जैक्टली मीडियम क्या है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ये पता चल गया कि किधर जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पता चल गए। अब बताओ कोई डाउट हो। रिफ्रैक्शन समझ आ गया, रिफ्रैक्शन कहाँ पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऐसे ही पढ़ते हैं, हम अपने घरों में देखते हैं। विंडो होती है तो विंडो होती है, उसमें मार पड़ते हो देख पाते, रे ऑफ लाइट अंदर आई ना, लेकिन अपनी दीवार में से अब क्यों नहीं देख पा रहा हूँ उधर वाली कुछ भी चीज, क्योंकि यहाँ की लाइट यहाँ रह रही है, उधर साइड वालों की लाइट उधर साइड रह रही है। अब यहीं पे क्या लगा होता है, बड़ा सा मिरर लगा होता है, हम उन्हें देखते वो में देख पाते। तो ये चीज क्लियर होगी। जब वॉल है तो अभी रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी एक शीशा होता बड़ा सा तो क्या होता, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म है जो कि रिफ्रैक्शन में यूज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है, उससे पहले मैं कुछ चीजें समझाने आ रहा हूँ, वो समझना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने का मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लिख ही सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एन से, इससे एन से, स्मॉल एन से। पहली बात। अब स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। रिफ्रैक्शन कितने मीडियम में होता था, कम से कम 2 मीडियम। रिफ्रैक्शन के लिए मतलब क्या चाहिए, 2। एक मीडियम तो रिफ्रैक्शन तो वैसे भी नहीं होना, ठीक है। 2 से ज्यादा मीडियम में तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए, 2 मीडियम, ठीक है। मैंने मान लिया एक मीडियम बना है इधर, और 2 से ज्यादा मीडियम में कैसे होगा, नीचे एक और लगा दो, पानी के नीचे कुछ और, फिर नीचे लाइट जाती है, ठीक है। मीडियम 1 और मीडियम 2 समझ आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे नोट करते हैं, एन से। आगे एक पॉइंट बता रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है, क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी तो किसका होगा, या तो मीडियम 1 का या मीडियम 2 का। अब जो मीडियम बचा उसके कंपेरिजन में होता है। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए ध्यान से समझ लो। क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से नोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, किसी मीडियम का होता है। अब एक मीडियम का है तो दूसरे कंपेरिजन में होता है। जैसे मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, किसका, मीडियम 2 का। मैंने मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, तो जिसका मीडियम रिफ्रैक्टिव होता है वो लिखा जाता है इधर राइट में बॉटम, ठीक है, लिख दिया 2। अब जिसके कंपेरिजन में मतलब 1, पहले लिखना सीख लो, बस इतना होता है। इसका मीनिंग समझा, N21 लिखा, इसका मीनिंग पढ़ने में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। कुछ बुक कैसे लिख देती है, वो 2 को तो ये लिखती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, लेकिन 1 को कभी कभी तो, लेकिन 2 तो नहीं बदला ना अपनी जगह, 1 बदलना है, 1 को बदलने दो। तो जस्ट इसके राइट में जो होता है वो क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको
दिया गया है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? या कुछ बुक एक और तरीके से लिख देती है, टू तो ये लिख दिया, वन यहाँ लिख देती, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, विद रेस्पेक्ट टू 1, विद रेस्पेक्ट टू 1। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया? डिनोट करना समझ आ गया? n 2 1 n इस तरीके से नोट करते हैं, सबका मीनिंग सेम है। क्या हो गया? अलग लग रहा था। अच्छा ठीक है। अब आगे की बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसे क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ का होगी? या तो मीडियम 1 में या मीडियम, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 2 का। तो इसके अंदर जो स्पीड होती है वो लिखी आती है हमेशा डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। 2 पर क्या एक ही वजह, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 एंड 2 1। तो समझ आया? दिक्कत क्या है, मैं इतना स्टेप बाय स्टेप क्यों बता रहा हूँ उस चीज को, क्योंकि दिक्कत कंफ्यूजन ये होती है, कभी कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर मीडियम 1 लिखे मीडियम 2 लिखे, समझ नहीं आ पाता, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है ये भी। तो कंफ्यूजन क्या होता है, ऊपर मीडियम 1 लिखे या 2 लिखे। तो तुम्हें क्या क्या स्टेप्स पता है? देखो भाई, एन पहले पता करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या लिखा है? 2, यानी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी स्पीड हमेशा आती है डिनोमिनेटर, बात खत्म, बन गया फॉर्मूला। अब 1 का होता तो अगर मान लो यहीं पर लिख दिया n12, किसने क्या लिखा? तो इसे कैसे पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 1 का। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नीचे आएगा। तो इस फॉर्मूले को ऐसे रटना नहीं है कि मीडियम 1 मीडियम 2, वो डिपेंड करिए कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है हमें? रेशियो बता रहा है स्पीड ऑफ लाइट का। और इसे पढ़ना आ गया किस तरीके से लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, या हमें अगर बताना है किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कैसे होगा। क्लियर है? अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यूज कहाँ करते हैं, या इसका क्या यूज होता है, एप्लीकेशन क्या है, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसे कह सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो देखते हैं। मैंने लिखा n21, यानी क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ मीडियम 2 और ऊपर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1। ठीक है, अब एक बात बताना, अगर मान लो किसी ने बोला कि n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है, इससे आप क्या समझते हैं स्टेटमेंट से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 आपको कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 3 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। इससे आप क्या समझते हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस स्टेटमेंट से? पहले क्वेश्चन समझ आया वो बताना, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो वो बताना। वो मैंने ऐसे ही रैंडम लिखा हुआ है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1.5 आ सकता है, 3.5 आ सकता है, x आ सकता है, कुछ भी। बस इससे समझते क्या, मान लो किसी ने बोल दिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो हम क्या करें उसका? भाई रेशियो तो है ही, पहले पॉइंट समझ आ गया ना? क्या बोला? किसी का बता दिया कि भाई इस मीडियम का, मान लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, या मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हनी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। लेकिन एक चीज जरूरी है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो किसी के कंपेरिजन में जरूर होता है। ऐसा नहीं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बताना पड़ेगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वाटर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये क्लियर करना पड़ता है। एक चीज क्लियर हो गई, यानी किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा किससे कंपेयर करके बताया जाता है। एक चीज तो क्लियर होगी, यानी अगर मान लो किसी से तुमने याद कर भी लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का इतना होता है, तो हर जगह काम नहीं आएगा।
हो सकता है जो तुमने पढ़ा हो वो क्या पढ़ा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, और बात हो जाए किसी और की। पॉइंट क्लियर हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है वो ठीक है, पर किसी न किसी एक मीडियम के कंपैरिजन में होता है। अब इसका मीनिंग बताता हूं कि N21 इज इक्वल टू 3। इससे आप क्या समझते हो? इतना तो समझ आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या है, 3 है। फॉर्मूला वही लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 3, सॉरी बट 3 आपका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं लिखने में, यानी आपको N21 3 दिया हुआ है, ये तो कहना चाह रहा है ये N21 कितना दिया हुआ है, इक्वल टू में क्या आएगा जो फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और नीचे स्पीड ऑफ लाइट 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सेम है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इनका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मीडियम 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो क्या ये इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं मिल रही कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 से 3 गुनी ज्यादा है, बस ये बताता है। अब ये तो नहीं बता रहा कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये पता चलेगा कितनी ज्यादा है। चलिए वैल्यू तो गिवन होगी ना। हाँ गिवन होगी तक बता देंगे हम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 से स्पीड ऑफ लाइट, तो किससे पता चल पाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 2 बोला ना, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में ना 2 में पता क्या चलेगा किसमें ज्यादा किसमें कम। तो अगर एक का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो इससे क्या चला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब किसी ने बोल दिया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 x है, तो उसमें क्या हो जाएगी 3x, 3 गुनी हो जाएगी। तो आपको पता चल गया अगर 1 से 2 में आ रहा है, 1 से तो क्या है, डेंसिटी तरफ आ रहा है, क्या होगा कन्वर्जन हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है किसी भी गिवन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट किसी भी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में या रेस्पेक्ट में कितनी ज्यादा या कम होगी। इसका उल्टा भी हो सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 3 गुना कम है, क्योंकि 3 को धरे जा सकते हो ना, मल्टीप्लाई है 3 को कम पहुंचा दो। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स कम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये मीनिंग होता है किसी के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के गिवन होने का।